नमस्कार मित्रों, आज के व्याख्यान प्रेमचंद की कहानियों में पारिवारिक मूल्यबोध में आपका स्वागत वंदन। प्रेमचंद मूलतः सामाजिक कहानीकार के रूप में साहित्याकाश में चमके। उनकी कहानियों में अपने युग की संपूर्ण संभावनाओं और उपलब्धियों को उनका पाठक देख सकता है। उन्होंने मानवतावादी दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी रचनाओं में मानव मूल्यों की बात की है कि किस प्रकार से हम अपनी परंपराओं के साथ जुड़कर, अपने मूल्यों के साथ जुड़कर एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। उनकी कहानियों में कथा वस्तु की दृष्टि से अगर हम देखें तो वो सुगठित हैं, उद्देश्यपूर्ण हैं और उनके पात्र क्योंकि इसी समाज से उठाए हुए हैं, वो हमें आसपास दिखाई देते हैं। उन्होंने किसी वायवी पात्र का अंकन नहीं किया है, इसलिए वो हमें जीवंत लगते हैं, व्यवहारिक लगते हैं। संवादों की दृष्टि से अगर हम उनकी रचनाओं को देखें तो उन्होंने बहुत सरल, सहज भाषा में सटीक और सार्थक संवादों की नियोजना की है। उनके पात्र जिस शैक्षिक परिवेश से आते हैं, जिस सामाजिक परिवेश से आते हैं, उस प्रकार की भाषा बोलते हैं और इसीलिए वो हमें कृत्रिम नहीं लगते। यदि ग्रामीण पात्र है तो वो वहां की भाषा को अपनाता है और अगर वो उच्च शिक्षित पात्र है जैसे मालती, तो वो उनकी भाषा में हमें अंग्रेजी के शब्द भी दिखाई देते हैं। समाज के विभिन्न वर्गों से क्योंकि उनके पात्र संबंधित हैं, इसलिए उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के कारण वहां के प्रश्नों को, वहां की समस्याओं को उन्होंने अपनी कहानियों में उद्घाटित किया है और उसका एक सजीव अंकन किया। इसीलिए चाहे बड़े घर की बेटी हो, चाहे बूढ़ी काकी हो या ईदगाह कहानी ही क्यों ना हो, ये सभी कहानियां हमें सोचने के लिए विवश कर देती हैं। प्रेमचंद ने कहा है कि कहानी जीवन के बहुत निकट आ गई है। अगर हम जीवन से विमुख कहानियों का सृजन करेंगे, तब वो कहानी अपने पाठकों पर प्रभाव नहीं डालेगी। आज के परिदृश्य में अगर हम राजा रानी की, परियों की कहानियों पे चर्चा करें तो उससे पाठक अपने आप को छू नहीं पाता, उसके साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है। जबकि प्रेमचंद ने इसी समाज में रहने वाले लोगों की समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। प्रेमचंद उर्दू और हिंदी दोनों भाषाओं को समान रूप से जानते थे। शुरू में उन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू में कथा सृजन करना प्रारंभ किया, किंतु बाद में जब उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया कि वो आगे से उर्दू में नहीं लिख सकते हैं या लेखन कार्य नहीं कर सकते हैं, तब उन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना प्रारंभ कर दिया। इसीलिए हम देखते हैं कि उनकी कहानियों में हमें हिंदी के साथ साथ उर्दू की तरलता, उर्दू की रवानगी दिखाई देती है। तत्सम, तद्भव, आंचलिक और देशज शब्दों का प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में उन्मुक्त भाव से प्रयोग किया है। जहां कहीं भी उन्हें जिस शब्द का प्रयोग
सही लगा, उन्होंने निसंकोच वहां उसका प्रयोग किया। प्रेमचंद समाज की प्राचीन, छोटी किंतु सबसे महत्वपूर्ण सुसंगठित संस्था परिवार में विश्वास रखते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति परिवार में से ही संस्कारों को ग्रहण करता है और यही संस्कार उसे आगे एक अच्छा व्यक्ति बनने में सहायक बनते हैं। वैश्विक सभ्यता और संस्कृति के विकास से प्रभावित आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवेश पारिवारिक व्यवस्था को निरंतर बदलते हैं। आज का समय मशीनीकरण का समय है और इस दौड़ धूप की जिंदगी में मनुष्य स्वयं एक मशीन बन गया है। उसके जीवन में समयाभाव है, हर चीज को जल्दी जल्दी करना चाहता है। उसके अंदर का सेवा भाव, अपनापन समाप्त हो चुका है। निरंतर वो स्वार्थी बनता जा रहा है, आत्म केंद्रित होता जा रहा है और शायद इसी आत्म केंद्रितता के कारण संयुक्त परिवार विघटित होते जा रहे हैं। उनका स्थान एकल परिवारों ने ले लिया। संयुक्त परिवार जहां हमें एक दूसरे के करीब लेकर आते हैं, एक दूसरे का आदर करना सिखाते हैं, हमारे अंदर परंपराओं को, मान्यताओं को विकसित करते हैं, वहीं एकल परिवार में इन सब का अभाव दिखाई देता है। एकल परिवार में आप देखिए कि संबंधों के रेशमी धागे निरंतर उलझने पैदा करते हैं। व्यक्ति उन संबंधों को जीने के क्रम में निरंतर मकड़ी के जाल जैसा उलझता चला जाता है। शीघ्र उनसे मुक्त होना चाहता है। जबकि संयुक्त परिवारों में अगर कभी दो व्यक्तियों के मध्य मनमुटाव होता भी था तो बड़े बूढ़े उसे समझाते थे और इस तरह से परिवार की एकता बनी रहती थी। प्रेमचंद की रचनात्मकता का प्रमुख आयाम परिवार के प्रति मोहग्रस्तता है। उनके अपरिमित अनुभव परिसर के दर्पण में प्रतिबिंबित उनका कथा साहित्य बहुआयामी है, जिसमें हमें पारिवारिक जीवन की सतरंगी चित्र विधियां दिखाई देती हैं। उन्होंने स्वयं परिवार में सबके साथ रहते हुए सुख और दुख को साझा किया, जीवन की उठापटक को देखा, अनुभव किया, संघर्ष को भी सहा, किंतु कभी भी उनके मन में अपने परिवार से अलग होने की बात नहीं आई। उनकी अधिकांश कहानियों में हमें इसीलिए परिवार के प्रति निष्ठा दिखाई देती है। प्रेमचंद की उक्ति है, हमारी सभ्यता में सम्मिलित कुटुंब एक प्रधान अंग था। पश्चिम सभ्यता में परिवार का अर्थ था केवल स्त्री और पुरुष। दोनों में बुराइयां और भलाइयां दोनों ही हैं, पर जहां एक में सेवा और त्याग प्रधान है, वहां दूसरे में स्वार्थ और संकीर्णता। भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो हमारे यहाँ त्याग की भावना, प्रेम की भावना
प्रमुख है, जबकि पाश्चात्य सभ्यता में एक समय के उपरांत बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर अलग अपना जीवन यापन करने लगते हैं। कभी कभी बात कर लेना, हालचाल पूछ लेना, इसे परिवार नहीं कहा जा सकता। हमारे यहाँ हमेशा से संयुक्त परिवार की प्रथा रही है, जिसमें परिवार का वयोवृद्ध पुरुष मुखिया कहलाता है। सदस्य उसके अनुशासन में काम करते हैं। हर व्यक्ति की कमाई उस परिवार की कमाई मानी जाती है और मुखिया की मृत्यु के उपरांत सारी संपत्ति बिना किसी भेदभाव के परिवार के पुत्रों में बांट दी जाती है। ये मैं उस समय की बात कर रही हूं जहां परिवारों में स्त्री की स्थिति दोयम थी और सामाजिक नैतिक जड़ताओं ने उसे इस तरह से बांध दिया था कि वो मानवीय अधिकारों से ही वंचित नहीं थी, अपितु पशुवत जीवन जीने के लिए भी विवश थी। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री की इस स्थिति को भी न केवल रेखांकित किया, अपितु उन्होंने स्त्री शिक्षा पर जोर दिया, क्योंकि यदि स्त्री शिक्षित होगी तो न केवल वो अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से कर पाएगी, उसके साथ ही अपने अधिकारों के लिए भी सजग होगी। इतना होने पर भी प्रेमचंद ने स्त्री के लिए सबसे पहले परिवार को माना है। उन्होंने अपनी रचनाओं में इस बात को व्याख्यायित किया कि पुरुष का दायित्व है बाहर जाकर कमाना, परिवार का भरण पोषण करना, किंतु विपरीत परिस्थितियों में पति के कालकवलित हो जाने पर, पति के रोगग्रस्त हो जाने पर स्त्री को इतना सक्षम जरूर होना चाहिए कि वो अपने परिवार का दायित्व वहन कर सके। स्त्री के लिए उस समय ही नहीं, आज भी अगर हम देखें तो न्यूनाधिक रूप में पिता, भाई और विवाहों उपरांत पति के संरक्षण में जीना उसका भाग्य मान लिया जाता है और सतीत्व और मातृत्व ये दो उसके आभूषण हैं। निसंतान केवल कन्या की जन्मदात्री नारी को एक अंतहीन लांछन से गुजरना पड़ता है। उस समय पर्दा प्रथा, बाल विवाह, दहेज, अनमेल विवाह, विधवा पुनर्विवाह ना करना इत्यादि अनेक कुप्रथाएं समाज में प्रचलित थीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण संयुक्त परिवार निरंतर विघटित होते गए। एकल परिवारों ने जन्म लिया। प्रेमचंद ने संयुक्त परिवारों के टूटने को स्वयं देखा था, किंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संयुक्त परिवारों के महत्व को देखकर उन्होंने उसका समर्थन अपनी रचनाओं में किया है। उन्होंने बड़े मनोयोग से अपनी कहानियों में प्रमुख पात्रों के पारिवारिक जीवन को लिपिबद्ध किया। वे मानते थे कि परिवार मनुष्य के जीवनादर्श और विश्व दृष्टि को परखने की उसे क्षमता देता है। उसके अंदर पारिवारिक संस्कार उत्पन्न करता है और ये सभी चीजें मनुष्य के व्यक्तित्व को गढ़ती हैं और
उसके व्यक्तित्व पर एक स्थायी प्रभाव अंकित करती हैं। बड़े घर की बेटी कहानी की नायिका उच्च कुल में उत्पन्न हुई। आनंदी में श्रेष्ठ संस्कार थे। गौरीपुर के जमींदार बेनी माधव के संयुक्त परिवार की बड़ी बहू आनंदी देवर लाल बिहारी की उद्दंडता, कर्कशता और खड़ाऊ खींचकर मारने से आहत होती है। उसका स्वाभिमान तिलमिला उठता है और ऐसे में वो अपने देवर को उचित मार्ग दिखाने के लिए अपने पति से उसकी शिकायत करती है और इस बात को वो इतना बढ़ा चढ़ाकर अपने पति के साथ साझा करती है कि वह भाई का मुंह ना देखने की कसम खा लेता है। क्रोध में लाल बिहारी ने गलत आचरण तो कर दिया था अपनी भाभी के साथ, किंतु अपने व्यवहार के प्रति वो शर्मिंदा था। घर टूटने की स्थिति से मुक्ति पाने के लिए वह स्वयं घर छोड़कर जाने का निर्णय ले लेता है। जाते जाते भाभी आनंदी से क्षमा याचना मांगता है। आनंदी में क्योंकि उच्च संस्कार थे, वो परिवार के महत्व को जानती थी। ये ठीक है कि क्रोध में, स्वाभिमान में उसने अपने देवर को सही मार्ग दिखाना चाहा था, किंतु वह भी परिवार को टूटने नहीं देना चाहती। देवर को क्षमा कर वह उसके परिताप को महत्व देती है और पति के क्रोध को भी शांत करके बिगड़ी स्थिति को सामान्य बना लेती है और इस प्रकार से वो परिवार पुनः सुख और शांति से जीवन जीने लगता है। प्रेमचंद साहित्य के त्रिविध उद्देश्यों, परिष्कृति, मनोरंजन में से परिष्कृति को प्रमुख मानते हैं। परिवार एकल हो या संयुक्त, उच्च, मध्य या निम्न वर्गीय, सब में समस्याएं होती हैं। समस्याओं में भिन्नता जरूर हो सकती है, किंतु ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी परिवार में हमेशा सुख ही सुख हो। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में संयुक्त परिवारों का विघटन अत्यंत घातक था। अलगोजा कहानी में इसके दुष्प्रभावों का उन्होंने अंकन किया है। पिता की मृत्यु के उपरांत छोटे सौतेले भाइयों का पालन करने वाला रघु पत्नी मूल्या के कारण परिवार को टूटने से नहीं बचा पाता। बहुत दुखी होता है। वे माता पन्ना का अलगोजा करने का निर्णय उसे संतप्त कर देता है। आंगन में दीवार खिंच जाती है, बैल बढ़ जाते हैं, भाई एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहते। मूल्या की स्वार्थपरता और अदूरदर्शिता के कारण रघु अकेले अपने खेत को संभालने में अपने आप को अक्षम पाता है। ऋणग्रस्तता और कठोर परिश्रम से वो रोगग्रस्त हो जाता है और प्राण त्याग देता है। मूल्या और उसके 2 छोटे बच्चों को निस्सहाय ना छोड़कर पन्ना पुनः टूटे परिवार को जोड़ देती है। कहीं कहीं ये पारिवारिक कलह अत्यंत भयंकर रूप धारण कर लेती है। इसका उदाहरण हमें 2 भाई कहानी में दिखाई देता है, जहां 2 शरीर एक प्राण जैसे केदार और माधव का प्रगाढ़ प्रेम, केदार की पत्नी चंपा की
ईशाग्नि में जलकर खाक हो जाता है। प्रारंभ में एक ही परिवार में दो चूल्हे जलते देखकर निराहार रहने वाले भाई एक दूसरे को देख देखकर रोते हैं, कलपते हैं और अपनी विवशता पर दुखी होते हैं। किंतु धीरे धीरे उनका ये रोना कम होने लगता है और उसका स्थान हंसी ले लेती है। प्रेमचंद ने इस कहानी में लिखा है, दोनों भाई जब लड़के थे तब एक को रोते देख दूसरा भी रोने लगता था। तब वे नादान, बेसमझ और भोले थे। आज एक को रोते देख दूसरा हंसता और तालियां बजाता। अब वह समझदार और बुद्धिमान हो गए थे। मित्रों, ये कौन सी समझदारी है, ये कौन सी बुद्धिमानी है जो हमें अपनों से दूर कर रही है? देखा जाए तो प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में इस प्रकार की समस्याओं को उद्घाटित किया है जहां हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये आधुनिकता, ये अर्थ के पीछे भागने की हमारी प्रवृत्ति, ये स्वार्थपरता हमें किस अंधे कुएं में लेकर जा रही है जहां केवल स्वार्थ है, अंधकार है। दूर दूर तक हमें कहीं पर भी प्रकाश या अपने लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। संयुक्त परिवारों को विघटित करने के कारकों के विषय में भी प्रेमचंद ने स्थान स्थान पर विचार किया है। उनके अनुसार जब परिवार में पारस्परिक सौहार्द का अभाव हो जाता है, हम आत्म केंद्रित हो जाते हैं, स्वार्थ इतना प्रबल हो जाता है कि केवल हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनों के बारे में नहीं, या हमें स्वामित्व की भावना प्रबल हो जाती है। इतनी प्रबल हो जाती है कि हम अपने भाई बहनों को भी हाशिए पर रख देते हैं, या परिवार में जब एक व्यक्ति कोई काम नहीं करना चाहता, एक तरफ पड़ा रहना चाहता है, केवल सुख सुविधाएं भोगना चाहता है, तब भी परिवार विघटित होते हैं। बैर का अंत कहानी में रामेश्वर की जमीन उसमें और विशेश्वर में झगड़े का कारण बनती है। मन में जब खटास आ जाए तो कोर्ट कचहरी का रास्ता छोटा हो जाता है। विश्वेश्वर की जमीन रेहन पर रख दी जाती है। घर और स्त्री के गहने बिक जाते हैं और तब फैसला उसके पक्ष में होता है, पर उसके मन में खटास पूर्ववत बनी रहती है। परिवार के सभी सदस्यों की समान भागीदारी और कर्मठता अनिवार्य होती है, अन्यथा परिवार को टूटने से कोई नहीं बचा पाता। शंखनाद कहानी में इसी बात को चित्रित किया गया है। भानु चौधरी के संयुक्त परिवार का विघटन उनके छोटे पुत्र गुमान के आलस्य और अकर्मण्यता के कारण ही हुआ। उसकी पत्नी परिवार की दासी बनकर रहती है, जेठ जेठानियों के व्यंग्यवाणों को निरंतर सहती है और चुपचाप सारे घर का काम करती है। परिवार में सदस्यों की परस्पर कटुता भी परिवार को तोड़ देती है। सास बहू में यदि 36 का आंकड़ा बन जाए तो परिवार की मजबूत जो दीवार है वो भी चटकने लगती है, उसमें भी दरारें आने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है कि कोई भी सीमेंट उस दरार को भर नहीं सकती। सास बहू को बेटी जैसा प्यार नहीं दे पाती और बहू सास को मां सदृश सम्मान नहीं दे पाती।
मानसरोवर भाग 2 में संकलित गृह नीति कहानी में प्रेमचंद ने बहू, सास और मां के इस अंतर को स्पष्ट किया है। यहाँ पर उनकी उक्ति है, मां प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी ही दयालु, सहनशील, सतोगुणी स्त्री हो, सास बनते ही मानो ब्याही हुई गाय हो जाती है, जिसे पुत्र से जितनी ही ज्यादा प्रेम है, वह बहू पर उतनी ही निर्दयता से शासन करती है। और इस प्रकार से उन्होंने इस कहानी में ये बताया कि स्त्री ही कई बार स्त्री की दुश्मन, शत्रु बनकर खड़ी हो जाती है। वो ये नहीं समझ पाती कि पुत्र पर केवल और केवल उसका एकाधिकार नहीं हो सकता है। झांसी में वो कहती है, अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, उसके पांव दबाए हैं, उनकी घुड़कियां खाई हैं, तो आज वह पुराना हिसाब बहू से क्यों चुकाना चाहती हैं? उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता कि अब समय बदल गया है? बहुएं अब भयवश सास की गुलामी नहीं करती, प्रेम से उनके सिर के बाल नोच लो। विमाता कभी भी माता का स्थान नहीं लेती। विमाता कहानी की नायिका अम्बा इसका अपवाद जरूर है। प्रेमचंद को विमाता का अपेक्षित प्रेम बचपन में नहीं मिल पाया था और इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में विमाता की छवि को उद्घाटित किया है। यह अवश्य है कि गृहदाह, दूसरी शादी कहानियों में विमाता का विपरीत रूप हमें दिखाई देता है, जहां वो अपने सौतेले बच्चों से भी उतना ही प्रेम करती हैं। गृहदाह में लिखा है, मातृहीन बालक संसार का सबसे करुणाजनक प्राणी है। दीन से दीन प्राणियों को भी ईश्वर का आधार होता है, जो उनके हृदय को संभालता रहता है। मातृहीन बालक इस आधार से वंचित होता है। विमाता कहानी की अम्बा सौतेले पुत्र मन्नू पर जान छिड़कती है। उसका पिता उसे उदास और रोता हुआ देखकर संशय में आ जाता है। उसे लगता है कि जरूर विमाता ने इसको मारा होगा, डांटा होगा। पर जब वो उसका कारण सुनता है कि क्यों उसका बच्चा दुखी है, तो दंग रह जाता है, क्योंकि बच्चा कहता है, मेरी अम्मा मुझे अत्यंत प्यार करती थी, वह मुझे छोड़कर चली गई। नई अम्मा उससे भी अधिक प्यार करती है, इसलिए मुझे भय लगता है कि उसकी तरह यह भी मुझे छोड़कर ना चली जाए। इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से परिवार, जो किसी के भी जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसके विषय में बहुत गहराई से अपने पाठकों को ये बताया है कि हमारा विकास परिवार के साथ रहकर ही होता है। परिवार का प्रत्येक सदस्य जब एक दूसरे के साथ सुख और दुख साझा करता है, तभी प्रत्येक परिवार के सदस्यों का विकास होता है। अपने अगले वक्तव्य में हम इसी पारिवारिक जीवन को लेकर प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में और क्या-क्या कहा है, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।